अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे हम आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। लेकिन ये गुड मॉर्निंग सबके लिए गुड नहीं है। कुछ शहरों के लिए, कुछ इलाकों के लिए बिल्कुल गुड नहीं है। गुड हो सकती थी अगर इंतजामिया काम कर लेती बर वक्त, तो जाहिर सी बात है गुड हो सकती थी। लेकिन हाँ, उन लोगों के लिए कहते हैं बारिश अल्लाह की रहमत है, लेकिन उसको जहमत हम खुद बना लेते हैं। तो जैसे कि कराची में आज सुबह अगर उस बारिश का हम जिक्र करें और बारिश के बाद की सूरत हाल का जिक्र करें, तो कराची में सिचुएशन ऐसी है कि लगता यह है कि जैसे नदी नाले हैं और बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि सड़कें नज़र आ नहीं रही, बिल्कुल गायब, गुम गई हैं। वहाँ पर बारिश का पानी खड़ा है, बहुत से इलाकों में ऐसी सिचुएशन है। सड़कों पर जो है वो गड़े पड़ गए, बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रैफिक की रवानगी वो बुरी तरह से मुतासिर हुई है। मोटरसाइकिल सवार जाहिर है वो उनको गुजरने मुश्किल हो रही है, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। अच्छा, बारिश अब तो वहाँ पर फिलहाल रुकी हुई है, जो सुबह की सूरत हाल, लेकिन पानी भी रुका ही हुआ है। बारिश रुकी हुई है, पानी भी रुका हुआ है। ज्यादा बारिश हुई होगी ना? थोड़ी सी ज्यादा बारिश हुई थी, तो थोड़ा ज्यादा पानी आ गया, क्योंकि ये खैर जिस शहर में अब हम देख रहे हैं कि बारिशें हो रही हैं, वहाँ सिचुएशन ऐसी है। इट्स नॉट जस्ट इन कराची, से पहले हम लाहौर की सिचुएशन भी देख चुके हैं, बाकी शहरों की भी सूरत हाल हमारे सामने है। इनफैक्ट हम कैपिटल की अपने इस्लामाबाद की सिचुएशन हमने देखी, रावलपिंडी की हमने सिचुएशन देखी, इस तरह से बाजारों के अंदर पानी जो है वो जमा हो गया। और ऐसे में कुछ इलाके ऐसे ना, सैलाबी रेले, जैसे करक से मुतालिक खबर है कि वहाँ सैलाबी रेला और उसमें बहने से 4 अफराद दम तोड़ गए। तो ऐसी बहुत सी खबरें और भी आ रही हैं हाथ से मुतालिक भी। और इसके साथ साथ अगर हम वो इलाकों का जिक्र करें जिनका राब्ता मुनक़ता हुआ था, जैसे कि कागान का बालाकोट से राब्ता मुनक़ता हुआ था महांडरी पुल के बह जाने की वजह से, अब उस राब्ते को बहाल किया गया है। ये तो हमने मौसम की बात की है, जो ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त चल रही है, क्विक हमने आपको अपडेट किया। लेकिन आज का मौसम कैसा रहेगा, आज का दिन कैसा रहेगा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, ये सबीना अगर महकमा मौसमियात के मुताबिक कैसा रहेगा अभी मैं आपको बताऊं। और जाहिर है मौसम जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। मॉनसून इसी तरह से होता है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे होते, बट इस वक्त जब हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं कितना डिग्री सेंटीग्रेड है वो मैं आपको बताती चलूँ। इस्लामाबाद की बात करेंगे, इस्लामाबाद में कम से कम 25, ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर की बात करेंगे कम से कम 27, ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा कराची में कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर में कम से कम 27, ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा की बात करेंगे, कोयटा में कम से कम 21, ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है जी आज का मौसम। बादल जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो कोयटा में नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और बाकी जो है वो सूरज जो है वो तमाम बड़े शहरों में वो चमक रहा है फिलहाल चमक रहा है। फिलहाल के लिए आगे का मौसम हमें नहीं पता, कब बादल आ जाए, कब गरजे और कब बरसे, यू नेवर नो। गरजते तो बरसते, समटाइम्स गरजते हैं बरसते नहीं है, समटाइम्स गरजते भी और बरसते भी। वैसे कहते हैं जब गरजते हैं तो बरसते नहीं, एग्जांपल भी दी जाती है। वो कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, कहा जाता है, बट समटाइम्स गरजने वाले बरस भी जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की बात करते हैं और वहाँ पर ग्लेशियर्स का जो पिघलाव है उससे मुतालिक खबर है हमारे पास। और ग्लेशियर्स के पिघलाव की रफ्तार ने साइंसदानों को हैरान बल्कि परेशान कर दिया है, क्योंकि इस पिघलाव के बायस जनूबी अमेरिका के इन ग्लेशियर्स की तह में पड़ी चट्टानें 11,000 साल बाद जाहिर हो चुकी हैं। साइंसदानों ने इसे इंसानी तहजीब का एक गैर मामूली वाक़या करार दिया है, क्योंकि ये वो ग्लेशियर्स हैं जो हमेशा मुंजमद रहे। इनमें इतने बड़े पैमाने पर पिघलाव कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन अब इतना पिघलाव कि अब वो चट्टानें जो कि कभी देखी नहीं थी, कई हज़ार सालों के बाद वो नमूदार हो चुकी हैं, विजिबल हो चुकी हैं। और ज़रा ये क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट है जो कि हमें नजर आ रहा है, और ये बड़ा वाज़े इम्पैक्ट है जो कि इस वक्त हमें नजर आ रहा है, जिस पे तवज्जो दिलाना जो है वो साइंसदानों का काम जरूर था, बट उसके ऊपर काम करना जाहिर है वो हम सबका काम है। और उसमें किसी एक मुल्क की बात नहीं, ऑब्वियसली ग्लोबल लेवल पे हम सबको एफर्ट करनी होगी, बड़ा जरूरी है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, कुछ एफर्ट्स हम कर रहे होते हैं कि हम बड़े अच्छे लगे, और कुछ एफर्ट हम वहाँ पे पुट कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें नहीं भी करनी चाहिए, राइट। आप इंडिया की मिसाल यहाँ पे, इंडिया में एक खातून सेल्फी बनाते हुए तकरीबन 100 फीट गहरी खाई में जा गिरे। अच्छा, दोस्तों के साथ वहां पर वो मौजूद थी, महाराष्ट्र ये रियासत है, वहाँ पर वो मौजूद थी, तफरीही मकाम थे, वहाँ पर वो मौजूद थी। अच्छा, वहीं पर उस सेल्फी बनाने के लिए वो इस तरह, ये इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरह से वो पहाड़ पे चढ़ी हैं सेल्फी बनाने के लिए, और वहाँ पर जैसे वो सेल्फी बनाने लगती हैं तो इसी दौरान जो है वो उनका पाँव फिसल जाता है और नीचे गहरी खाई में वो जा गिरती हैं। अच्छा, दोस्तों ने बर वक्त जो है वो पुलिस को वाक़े की इतला कर दी और इमदादी टीमें वहाँ पर पहुँच गई और बहुत ही मुश्किल से लेकिन कामयाबी के साथ उनको वहाँ से निकाल लिया गया। अच्छा, वो रस्सी से बांधा और बड़ी मुश्किल से। अच्छा, ये है कि ऐसा नहीं है कि अब इतनी गहरी खाई में गिरी उनको कुछ हुआ ना हो, जाहिर सी बात है चोटें उनको अच्छी खासी आई हैं, लेकिन ये है कि हालत उनके खतरे से बाहर है। एहतियात किया करें। ऐसी डेली बेसिस पे हम वीडियोस देख रहे होते हैं कि दरिया के किनारे खड़े होते हैं, पहाड़ों पे खड़े हुए होते हैं और तस्वीरें बना रहे होते हैं, तो हादसा हो जाता है। सेफ्टी फर्स्ट। एब्सोल्युटली। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मूड को चेंज करते हैं। वैसे मूड को चेंज करने से याद आया, ये मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, ज़रा आपसे भी,
कि आपका मूड चेंज किस चीज़ से होता है? वो कहीं जाने से होता है, कोई प्लान बनाने से होता है, दोस्त के आने से, दोस्त के पास जाने से, कुछ खाने खिलाने से, किससे मूड चेंज होता है? खाने से होता है, मेरे खाने से बहुत मूड चेंज होता है। कुछ मीठा हो जाए तो बड़ा मजा आ जाता है, मतलब मीठा हो जाए तो ऑब्वियसली आपका मूड बाकी ही अच्छा, वैसे सुबह का वक्त है, मेरे साथ अभी सिर्फ आप ब्रेकफास्ट की बात करें, ये कोई मैं लंच डिनर की बात, मीठे की बात नहीं कर रहा। कोई फ्रेंच टोस्ट हो सकता है, कोई पूरी हो सकती है, कोई हलवा हो सकता है। हाँ, लेकिन पूरी हो सकती है। ट्रेडिशनल जब हम नाश्ते की बात करते हैं ना, हर शहर का नाश्ता जरा मुनफरिद होता है। आपका आज क्या खाने का मूड है? जो भी खाने का आपका मूड है ना, मैं एक ऐसी जगह आपको लेकर जा रहा हूं जहां पर सब कुछ मिलता है। लेकर चलते हैं आपको करतारपुरा। गुड मॉर्निंग। अगस्त का महीना, जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस की, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के क़याम की, ऐसे में आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के एक ऐसे स्पॉट पर जो प्री पार्टीशन का स्पॉट है, यानी पाकिस्तान के वजूद से भी पहले की गहमा गहमी वाला स्पॉट है, करतारपुरा फूड स्ट्रीट। यहाँ पर आपको मिलेगा लाहौर का नाश्ता भी, कराची की बिरयानी और निहारी भी, सिंध का टेस्ट भी है, पंजाब की बात भी है, लेकिन साथ साथ एक मुकाबला भी है। कोई कहता है हमारे खोए वाले चने लाजवाब हैं, कोई कहते हैं हमारे मक्खन मलाई वाले चने आप अगर खाएंगे तो बार बार आएंगे। इस सब पर आज बात करेंगे, चूंकि हम मौजूद हैं स्पॉट पर नाश्ते की बात करने के लिए, और नाश्ता लाहौर का। आइए सबसे पहले उसी स्पॉट पर लेकर चलता हूँ आपको। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या खाने आई हैं? मैं पाए लेने आई हूँ। यहीं से नाश्ता करती हैं? नहीं, घर लेके जाऊंगी। तो घर में क्यों नहीं बनाते? घर में महंगे पड़ते हैं। घर में महंगे पड़ते हैं? अच्छा, आजकल के दौर में अगर ये बात हो रही है कि बाहर सस्ता घर महंगा, दैट्स अगेन अ क्वेश्चन। आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बड़े पाए भी हैं, छोटे पाए भी हैं, छोले भी हैं, ज्यादा कौन सी चीज है जो कि डिमांड में है? इधर तकरीबन नाश्ते के हवाले से जो भी चीज़ है उस हर चीज़ की डिमांड है। छोटे पाए हो, चने हो, निहारी हो, बड़े पाए हो, बोंग पाए हो, नली पाए हो, मगज पाए हो, हर चीज़ का पसंद करते हैं। अच्छा, इंतजार नहीं कराएंगे आप माजी को जब तक ये पाइप दे दीजिए। सब नाश्ता कर रहे हैं, बल्कि नाश्ते पे लगता है कि टूट पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाईजान? शुक्र अल्लाह पाक। थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, ब्रेक लगाए ना जरा सी, माइक अपने पास रख लें। ओहो, फुर्की में ब्रेक। अब ऐसे लगानी तो नहीं चाहिए, और मुझे लग रहा है कि वो मुझे थोड़ा सा अंदर से ना डांटना भी चाह रहे होंगे कि मेरे नाश्ते में ब्रेक लगवा दिए भाई ने। रोटी को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। बात आपकी सही है, लेकिन थोड़ी ज्यादा ही खा रहे हैं आप। थोड़ी करे अब खानदान ऐसा है। अच्छा, और हम भी ऐसे हैं। ते कार ले पुछदे नहीं रोटी छोटी? घर वालियां नु पिछों आंदी है। ये सारे बाहर नाश्ता करने क्यों आ गए? सानू घरों कड्डे है सारियां नु? सारे यार। आपको भी घर से निकाल दिए? जी जी। ये जरा शरारती किस्म के नौजवान हैं। कराची की घोटा हलीम, कितना रश यहाँ पर है, कितनी पसंद ये की जाती है, इससे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घोटा हलीम क्या होती है? घोटा उसको बोलते हैं जो लकड़ी से हलीम बनती है। तो इसमें तो लकड़ी है ही नहीं, हम बना के फिर आते ना। बना के लेके आते हैं। अच्छा, कितनी बिक जाती है हलीम? कितनी प्लेटें बिक जाती हैं? माशाल्लाह 1-1.5 मन बिक जाती है। लुक्स वेरी नाइस, डिलीशियस। और ये देखें जी, गरम बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छी है और बहुत मजे का कॉम्बिनेशन है। यू मस्ट ट्राई। अगर यहाँ पर आए करतारपुरा फूड स्ट्रीट, तो मैं आपसे कह रहा हूँ ट्राई जरूर करनी है आपने। डिफरेंट कॉम्बिनेशन, राइस एंड हलीम। नली निहारी जो कि हम सुनते हैं, ये देखें जी, ये नली निकल रही है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? गुदा, नली का गुदा। गुदा कहते हैं। तो इसमें यही फेमस है हमारी जो नली निहारी है। ये लोग हमारे बाहर से आके भी खाते हैं, फार्मर से भी आके खाते हैं। इसको हम कहते हैं नली। क्या बात है जी। कोई नली निहारी पूरी के साथ खाता है? ये कराची वाले आते हैं, कराची वाले आके खाते हैं। ठीक है जी। ये है इसका शोरबा, ये है मछली की बोटी और ये है साथ नली। ये देखें जी, मैंने कहा तीनों चीजें खाते हैं। घुल जाता है ये, बिल्कुल मलाई है। वाओ, नली इतनी सॉलिड है ना, 1 घंटे बाद पता चलता है मैंने खाया क्या। खोए वाले मटन चने। एक तो इस टाइटल के पीछे की कहानी भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर, स्पेशल खोए वाले मटन चने, क्या खासियत है इसमें? इसमें क्या खासियत है? इसके अंदर हमारी मोहब्बत है, हमारा प्यार है,
ओए होए। तो हम जरा आपको बताते हैं जी टेस्ट करके। आहा हा, ग्रीन चिलीज। सर थैंक यू वेरी मच। खोए का टेस्ट भी है, मटन की खुशबू भी है और जायका भी है, और चने तो हैं ही। मैं खो चुका हूँ इसमें। क्या रेसिपी खास है? इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये मेरी हमारी वालदा बनाती हैं। ठीक है, वालदा बनाती हैं? जी जी, वो बनाती हैं। अच्छा, और वालदा बनाती हैं और फिर आप यहाँ ले आते हैं? जी, मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो ये एक जो पूरी ये परात है, ये एक दिन में लग जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा लगती है? नहीं, एक परात लगती है, ज़ोहर तक हम फ्री हो जाते हैं। वाजिबाब वालदा बनाती हैं। देखें ना, माँ का प्यार भी है, खुलूस भी है, जो कहते हैं ना घर का खाना, तो घर का खाना आपको मिल रहा है करतारपुरा में। खोए वाले चने हो, लाजवाब पाए हो, फ्राई चने हो, निहारी हो, हलीम हो, और वैरायटी ही वैरायटी हो, करतारपुरा में आपको सारी वैरायटी मिल जाती है। आज हमने बड़ा एंजॉय भी किया है और आकर देखा यहाँ पर कि रावलपिंडी वालों ने भी लाहौर वालों को पीछे छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम जो कहते हैं ना कि लाहौरी बहुत ज़्यादा खाबों के शौकीन, यहाँ पर आपको लगेगा आकर कि लाहौर को भी इन्होंने एक स्टेप ज़रा सा पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर खाने के शदाई शौकीन हमें नज़र आए हैं और वैरायटी ने बताया हमें कि बहुत रिच टेस्ट है यहाँ का। अगर आप यहाँ पर आएँ, ट्राई करें, हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा। वाह जी वाह, जबरदस्त। ये तो वैसे आप शूट करने के लिए गए थे, लेकिन साथ में जितना आपने खाया है वो मैंने सब नोट किया। जितना नहीं, इतना इतना इतना, आखिर कितना? लेकिन ये तो आपने सिर्फ पनीर खाया, उसके बाद जो हालात होंगे खाने के, नहीं, बाद में नहीं खाया। प्रॉपर नाश्ता होगा। मैं मान ही नहीं सकती कि आपने उसके बाद प्रॉपर नाश्ता नहीं किया होगा। कितना खा लिया होगा? इतना मजे का जब खाना, और ऑब्वियसली, और आप एक कुछ लोग कहते हैं ना जी, आई एम नॉट अ ब्रेकफास्ट पर्सन एंड ऑल दैट, हम अक्सर बातें कर रहे होते हैं, हमारा दिल नहीं करता। तो कुछ लोगों को जब शौक होता है और वो ऐसी वैरायटी वाली जगहों पे चले जाते हैं, फिर तो क्या ही बात हो। लेकिन आप क्यों नहीं गई इस जगह पे? करें जस्टिफाई, कोई बात नहीं। मैंने जस्टिफाई नहीं, मैंने तो ऑफर दी थी आपको, बट आप नहीं गई। आपने कहा मैं नहीं जाना चाहती। नहीं, बस मैंने कहा चलें आप चले जाएं। अच्छा, वैसे स्पेशली रावलपिंडी और इस्लामाबाद, जब अब इसकी हम बात करते हैं, यहाँ के शहरी ज़ाहिर है, ये हमें ज़्यादा नज़र भी आते हैं कि जो फूड स्ट्रीट है उसका रुख ज़रा वो कर पाते हैं आसानी से। आई मीन जो वहाँ की ऑप्शंस होती हैं। हाँ, लेकिन कोई लाहौर से आए तो उसकी भी कोशिश होती है कि अच्छा ज़रा विजिट तो करें ऐसी फूड स्ट्रीट पे। लेकिन क्या हमारे सियासतदान भी जाते हैं फूड स्ट्रीट्स में? हमने वैसे देखा है, शेख रशीद साहब को काफ़ी ज़्यादा देखा है, वो नज़र आ रहे होते हैं। हनीफ अब्बासी साहब आए थे, वो बता रहे थे कि वो भी अक्सर जाते हैं खाने। मतलब वीडियोस तो इन्हीं एक दो लोगों की आ रही होती है, बट ज़ाहिर जाते होंगे। हर कोई अपनी पर्सनल लाइफ, लाइक बड़ा कम सियासतदानों को हमने देखा है कि उनकी पर्सनैलिटी के एक दूसरा रुख हम देख सकते हैं। एब्सोल्युटली। तुम्हारी कोशिश कुछ सेगमेंट्स में ये होती है कि हमारे सियासतदान जब हमारे मेहमान बनते हैं, उनसे सियासत पे कम, मैंने कम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि बात हो जाती है कुछ ना कुछ सियासी, और ज़्यादा बात हम गैर सियासी करें। तो आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, पंजाब असम्बली में रिजर्व सीट पे आमना हसन शेख साहिबा हैं, और साथ प्रोग्राम में ज्वाइन भी उन्होंने कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच जी। गुड मॉर्निंग। अल्लाह इज़ वेरी काइंड। गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। नाश्ता करने के करतारपुरा गई आप? नहीं, मैं आई एम नॉट अ ब्रेकफास्ट पर्सन एज शी सेड। आपको ये पाए शाय नहीं पसंद? पाए शाय मुझे बहुत पसंद है, बट वंस इन अ वाइल, जिस दिन छुट्टी वाला दिन हो और कोई और कमिटमेंट्स ना हो, घर पे आराम से बैठ के, तब आई एंजॉय सच ब्रेकफास्ट। अच्छा। यूजुअली आई ओनली टेक अ स्मूदी एंड आई एम ऑफ टू वर्क। दैट्स ग्रेट। अच्छा आमना साहब, आपकी दादी वो प्री पार्टीशन टाइम से, जिस तरह हम जानते हैं कि सियासत में थी और आप एक लेगेसी को काइंड ऑफ लेकर चल रही हैं, और इसके साथ वकालत और सियासत साथ साथ, बहुत ज़्यादा काम आपका डिवाइड हो जाता है या मुश्किल होता है? अच्छा, मेरी दादी मेरी इंस्पिरेशन है एक्चुअली, और मैं लेगेसी को आगे लेके चलने से ज़्यादा लेगेसी को रिवाइव करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उनके बाद कोई 75 इयर्स की ब्रेक आ गई थी। सो आई हैव ग्रोन अप विद हर बिकॉज माई मदर पास्ड अवे व्हेन आई वाज वेरी यंग, सो आई हैव ग्रोन अप विद माई ग्रैंड मदर। और उनसे सुन के मुझे बचपन से, आई थिंक मैं जब ग्रेड 4-5 में थी, मुझे तब से पता था कि आई वॉन्ट टू बी अ पॉलिटिशियन नाउ। सो लॉ भी मैंने इसीलिए किया था क्योंकि मैं बहुत क्लियर थी कि आई वांट टू एंटर पॉलिटिक्स, एंड आई थॉट कि लॉ वुड बी द बेस्ट सूटेबल स्टडी फॉर दैट, क्योंकि ऑब्वियसली आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हो और इस तरह की चीज़ों की, तो आपको पॉलिटिकल करियर में बड़ा हेल्प करता है। वाई रिजर्व सीट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिकॉज मैं पर्सनली समझती हूँ कि मुल्क में शायद रिजर्व सीट्स होनी ही नहीं चाहिए, एंड इफ there comes a day I would definitely be the first one to resign and to vote for that kind of law। लेकिन इशू ये है कि हमारे मुल्क की सियासत अभी उतनी मैच्योर नहीं हो सकी है।
अब या ख़वातीन के लिए वो स्पेस अभी तक नहीं है, ख़वातीन के लिए भी नहीं है, यंगस्टर्स के लिए भी नहीं है, तो वो दोनों इश्यूज़ हैं। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे इन्होंने नाम लिया शेख रशीद साहब का, या किसी और हम सीनियर पॉलिटिशियन का नाम ले लेते हैं, किसी भी पार्टी से हो, अगर कोई यंगस्टर है वो बहुत पढ़ के आया है, बाहर से पढ़ के आया है, बहुत अच्छे काम कर रहा है, पीपल विल नेवर वोट फॉर हिम। अगर मैं देसी ज़बान में कहूँ तो लोग कहेंगे ओ जी हुण ए कल दे बच्चे नूं असीं वोट दईए। सो यू नो दैट कॉन्सैप्ट, हुण बीबियां जिहड़ियां ने वो मुल्क चलान गियां, वो सियासत करन गियां। सो वो जो कल्चर है ना, वो जब तक आप अपनी स्पेस बना नहीं लेते असेंबली के अंदर आके, जब तक आप लोगों को अपने काम से माइल नहीं कर देते, तब तक देयर इज नो एक्सेप्टेंस फॉर वुमेन और फॉर द यंगर लॉट्स। ऐसे में ये जो सोच है कि ये कल के बच्चों को हम देंगे, अब ये आके हमें सिखाएंगे, ये हमने देखा है अपने घरों में भी, हम अक्सर देख रहे होते हैं लोग वोट नहीं दे रहे होते। एट द सेम टाइम बड़े बड़े सियासतदानों के मुंह से हम ये लफ्ज़ सुन रहे होते हैं जब अक्सर बात कर रहे होते हैं कि जी ये कल के बच्चे हमें सिखाएंगे, हम तो जी मंजे हुए सियासतदान हैं और एंड ऑल दैट। सियासतदानों की सोच होना, चेंज होना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम कहते हैं ना लोग देख रहे होते हैं उनको, उनका एक इन्फ्लुएंस होता है ऑब्वियसली। आई थिंक सबकी सोच चेंज होना ज़रूरी है, और मुझे इस बार ये बहुत खुशी है कि पहली दफ़ा मैंने देखा है, बिकॉज मुझे 11 ईयर्स हो गए पॉलिटिक्स में, सो इससे पहले मैं 2 और असेंबलीज़ देख चुकी हूँ। सो पहली बार मैंने देखा है कि इतनी ज़्यादा यंग लॉट रिलेटिवली पहले के मुकाबले में, पंजाब असेंबली में भी, नेशनल असेंबली में भी, इवन सेनेट में भी रिलेटिवली यू सी मच यंगर पीपल। सो अच्छी बात है, आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। आई होप कि हमारी ज़िंदगियों में हम वो चेंज देख सकें जब पूरे मुल्क की भागदौड़ जो है वो यूथ के हाथ में हो, बिकॉज वी आर अ कंट्री वेयर मोर देन 65% पीपल आर इन द यूथ ब्रैकेट। राइट। सो आई थिंक इट्स द नीड ऑफ द आवर। अच्छा, वैसे आप लोग, आपकी जमात अभी तक पूरे मुल्क को बता नहीं सकी कि वज़ीर आज़म का नाम क्या है, चूँकि गैलप सर्वे आया और उसमें एक चंक है लोगों का जिनको नहीं मालूम कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का नाम भी क्या है। डोंट यू थिंक सो कि ये एक थोड़ा सा फेलियर है? मैं नहीं समझती हूँ इसको गवर्नमेंट का फेलियर, इसलिए कि देखें ये दैट्स द डिफरेंस बिटवीन PMLN एंड अ लॉट ऑफ अदर पार्टीज़ एंड टू बी प्रिसाइज PTI, कि मुझे नहीं लगता कि वज़ीर आज़म इस बात से शायद कंसर्न्ड भी होंगे। अच्छा। क्योंकि उनका मकसद सिर्फ डिलीवरेंस है, काम करना है, किसी को पता है नहीं पता, दैट डजंट मैटर। मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ये नहीं कह रहा कि जी हमारा वज़ीर आज़म इतना हैंडसम है इसलिए मुल्क के मसले हल हो जाएंगे, या हमारा वज़ीर आज़म हंसेगा तो बारिश हो जाएगी, यू नो कॉमेंट्स लाइक दैट। वज़ीर आज़म का मकसद है डिलीवरेंस। आप अगर अमेरिका में जाएँ जो सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है, सुपर पावर है दुनिया की, वहाँ पर आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता पॉलिटिशियन कौन है, मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, बट द थिंग इज कि सिस्टम अच्छा चल रहा है, मुल्क तरक्की कर रहा है, दैट इज व्हाट शुड बी इंपॉर्टेंट। मुल्क तरक्की कर रहा है, सिस्टम अच्छा चल रहा है, खुशहाली आ गई है, लोग खुश हैं। आ नहीं गई बट आएगी डेफिनेटली, बिकॉज जिस तरह के हालात, बिजली का बिल आ रहा है, खुशहाली का तो नहीं पता, बिजली का बिल आ रहा है। सुनते तो मतलब हम बड़े हो गए अब। नहीं, देखिए आई विल नॉट डिसएग्री विद इट कि हम भी सुनते सुनते बड़े हो गए हैं कि अब हालात अच्छे होंगे। इशू ये है, जो हम बड़ी कैंडिड में बात करूंगी क्योंकि वी आर नॉट एट अ पॉलिटिकल टॉक शो, हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि एक्चुअल इश्यूज़ क्या हैं। जब आप डेमोक्रेसी को नहीं चलने देते ना, और हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं चली है आज तक, सिर्फ एक दफ़ा डेमोक्रेटिक एक्सचेंज ऑफ पावर हुआ है 75 सालों की पाकिस्तान की हिस्ट्री में। सो दैट इज़ अनफॉर्चुनेट एंड दैट इज़ एक्चुअली द रीज़न अक्रॉस पार्टीज़। अगर हम डेमोक्रेसी को चलने देंगे, लोगों को इस चीज़ का शऊर आएगा कि हमारे वोट की क्या ताकत है। ना लोगों को पता है, सच्ची बात है, लोग वोट देते हैं कभी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर, कभी अपने किसी क्रिकेटिंग हीरो को, लाइकवाइज कभी किसी बरादरी वाले को, और क्रॉस पार्टीज़ कोई सियासी कमेंट नहीं है। सो डेमोक्रेसी को चलने देना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम दोबारा सुन रहे हैं आजकल टीवी में, दोबारा इलेक्शन कराएं, दोबारा इलेक्शन कराएं। यार आप एक्सेप्ट करें, आपने देखा होगा जब ट्रंप का इलेक्शन था तो उस वक्त सबने कहा कि जी धांधली हुई, गलत हुआ। हिलरी क्लिंटन ने आके खुद अपने तमाम सपोर्टर्स को, वोटर्स को कहा कि व्हाट एवर इज डन, लेट्स ट्राई टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। दैट इज द थिंकिंग दैट वी नीड इन पाकिस्तान। और सारा हुकूमतें भी चलते रहने चाहिए। मैं हमेशा मैं तो यही बात करती हूँ कि आप कम से कम हुकूमत तो कंप्लीट होने देना, सो दैट किसी का काम हो तो कोई किसी पे ना डाल सके, उसके बाद आप काम कर रहे हो। और स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे अभी जजमेंट आई कि जी आप वो बहुत सारे लोगों को कह रहे हैं कि आप दोबारा एफिडेविट जमा कराएं, दोबारा बताएं कि आप किस जमात से हैं। बिल्कुल एपॉलिटिकली
एज ए लीगल एक्सपर्ट ऑल्सो आई वुड से कि इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होती है। ऐसे कभी भी कोई भी उठ के कहेगा जी मैं दोबारा डिसाइड करना चाहता हूँ मैं किस जमात को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये तो फिर दिस इज गोइंग टू बी अ नेवर एंडिंग ड्रामा। तो हमें स्टेबिलिटी की तरफ करना थोड़ा जरूरी हो गया था। नहीं वो फिर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी कैन नॉट जस्टिफाई एवरीथिंग। ठीक है, चलिए थोड़ा गैर सियासी की तरफ जाते हैं। अब हम ऐसा होता है ना कि मुल्की हालात ऐसे कि आप सियासत पे बात करें तो वो सवाल निकलता चला जाता है। सियासत ज़्यादा मुश्किल लगती है या फिर वकालत? मुश्किल तो दोनों नहीं लगती, लेकिन वकालत काम लगती है, सियासत में मज़ा आता है। ओके, वकालत काम है और सियासत में मज़ा है। नहीं, सियासत में काम शम कोई नहीं है। नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। देखें, आपको जिस चीज़ के लिए भी आप पैशनेट होते हैं ना, हमेशा मैं समझती हूँ, मैं अपने जो छोटे कजन्स भी होते हैं, फैमिली में बच्चे होते हैं, उनको भी हमेशा कहती हूँ कि जिस चीज़ के बारे में पैशनेट हो ना वो करो। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट होते हैं ना, फिर वो आपको काम नहीं लगता, फिर आपको वो करने में मज़ा आता है। मतलब आई कैन बी डूइंग पोलिटिकल वर्क फॉर 18 आवर्स एट अ स्ट्रेच एंड आई विल नॉट फील टायर्ड। सो इसलिए मज़ा है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वो काम करना। तो अच्छा, वैसे घर वालों ने कभी कहा हो, जो कभी हालात हो जाते हैं सियासत में, हर जमात पे मुश्किल वक्त आया, हम किसी एक स्पेसिफिक जमात की बात करेंगे, हर दौर देखेंगे तो कुछ ना कुछ नया हमें, अब तो खैर पुराना हो गया लेकिन वो हमें नज़र आ रहा होता है। कभी घर वालों ने कहा छोड़ दो सियासत, कहाँ लगी हो, खातून हो, क्योंकि ऐसा अक्सर बातें होती है ना, खातून हो, ये मुश्किल आपके प्रोजेक्ट, और हमारे यहाँ देखा जाए तो खवातीन वैसे भी ईजी टारगेट होती हैं। अच्छा, शुरू में जब मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली की जो हिस्ट्री है पॉलिटिक्स की, उसमें फिर एक 75 ईयर गैप है, तो शुरू में जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो मुझे बहुत ऐसे कमेंट्स मिलते थे, स्पेशली थोड़ी सी एक्सटेंडेड फैमिली से, खालास, पप्पोज, एवरीबडी वुड बी अनहैप्पी कि ये कोई करने वाला काम है। इवन आई वुड से कि मेरी इमीडिएट फैमिली को भी थोड़ी सी हेजिटेशन ज़रूर थी। अच्छा। पर उसके बाद जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वाज वेरी काइंड कि उनको नज़र आया कि शी इज़ डूइंग वेल और इसने अपनी जगह बना ली है एंड शी इज़ ऑन द राइट ट्रैक, तो फिर आई थिंक वो जो हेजिटेशंस थी वो ख़त्म हो गई। नाउ एवरीबडी इज़ वेरी सपोर्टिव। ग्रेट। इंस्पिरेशन कौन है सियासत में, कौन ज़्यादा इंस्पायर करता है? मरियम नवाज के अलावा, वो आपकी लीडर है, मुझे पता उन्हीं का नाम लेंगे, उनके अलावा किसी नहीं। आई थिंक कुछ ऐसे लोग हैं, अगर मैं एक स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँ गी अयाज सादिक साहब को। ओके। क्योंकि उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन कराई थी 2013 में। ही ब्रॉट मी टू PMLN और कोई इसमें दो राय नहीं है कि उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलाया। मैं उनके साथ मीटिंग्स में बैठी हूँ उस ज़माने में जब मुझे पता भी नहीं होता था कि इस मीटिंग में जो डिस्कस हो रहा है उसका मतलब क्या है। बट वो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स जो है ना हैव ब्रॉट मी वेयर आई एम टुडे। और मुझे उनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अपने 11 सालों की सियासी जर्नी में मैंने उनके मुंह से कभी किसी के लिए कोई गलत ज़बान नहीं सुनी। कभी कोई ऐसा जुमला नहीं सुना जो किसी भी जमात की दिल आज़ारी करता हो। He has friends all across parties. So वो जो एक पॉजिटिव कल्चर है ना पॉलिटिक्स में, वो उसकी वजह से आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय। ग्रेट। अच्छा, आपके फैमिली में जितने आपके बुजुर्ग जो कि ज़रूर कहानियाँ सुनाते होंगे या बात करते होंगे, स्पेशली आपकी दादी के टाइम का, और जिस तरह उनका एक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए और काज़म के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक, थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ जो कि आप शेयर करना चाहें, ऐसी कोई बात जो कि आपको याद आ रही हो? जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं समझती हूँ आजकल के सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन होनी चाहिए। मेरी दादी पॉलिटिक्स में थी और मेरे दादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं होते थे। अच्छा। लेकिन एक तो उन्होंने कभी उनको रोका नहीं और सपोर्ट करने की इंतहा ये थी कि वो जब रैलीज़ पे जाती थी, क्योंकि उस ज़माने में बड़ी डिफरेंट पॉलिटिक्स होती थी, लाठी चार्ज होता था, आंसू गैस फेंकते थे, रैलीज़ वुड बी वेरी डिफरेंट दैन टुडे। तो जब रैलीज़ पे जाती थी उनको परेशानी होती थी, वो उनको रोकना भी नहीं चाहते थे कि भाई इसका पैशन है, इसको मैं परसू। सो वो रैलीज़ पैदल चल रही होती थी और मेरे दादा रैली के पीछे पीछे गाड़ी पे फिरते रहते थे। जितनी देर रैली चलती रहेगी उतनी देर भले रात हो जाए। हम कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, जस्ट टू मेक श्योर दैट शिफ्ट। वेरी नाइस। ये देखिए, ये वो सपोर्ट है जो कि हम देख रहे होते हैं। और ये स्क्रीन पे हम पिक्चर दिखा भी रहे हैं, ये उस वक्त की पिक्चर, अगर आप देखकर कुछ कहना भी चाहें इस पिक्चर को तो। जी, ये पिक्चर जो है ये मेरे घर धेरी हसनाबाद की पिक्चर है और ये मेरे दादा पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, साथ फातिमा जिन्ना साहिबा हैं और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन एंड लेडी माउंटबेटन। कायद आज़म मेरे जो परदादा थे शेख अब्दुल गनी, उनको मिलने ढेरी हसनाबाद आए थे। ओके। और ये उस डिनर की पिक्चर है। और ऐसी बहुत सी पिक्चर्स आपके पास होंगी? मेरे पास हैं, बिल्कुल। तो घर में कोई गैलरी भी बना ली है?
मेरा घर वैसी गैलरी है क्योंकि मेरा भाई आर्टिस्ट है, मेरी दादी पॉलिटिशियन के साथ आर्टिस्ट भी थी, तो वो एक ट्रेट उनका भाई ने ले लिया, एक मैंने ले लिया है। So my house is अल्हम्दुलिल्लाह full of paintings. It's already an art gallery. Very nice. फिर तो मेरा ख्याल है जाना चाहिए इनके घर और घर जाकर इंटरव्यू करें ताकि वो गैलरी हम जरूर देखें, साथ साथ ज़ाहिर लोगों को भी दिखाएं एक नया रुख सियासत, नया तो नहीं खैर, एक एग्जिस्टिंग रुख जो होता है जो कि हमारे सामने नहीं होता, वो भी लोगों को पता होना चाहिए किसी सियासतदान के बारे में, ना कि सिर्फ ये कि अच्छा बस सियासतदान है और हर वक्त जो है वो पॉलिटिकल डिबेट चलती रहती है। नहीं, हर एक की पर्सनल लाइफ भी है, एक अपनी पर्सनैलिटी है और अपने शौक को भी सब लेके चल रहे होते हैं, तो ये चीज़ एडमायर करना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। आपने सब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, जो ब्रेक से वापस आएंगे दीगर सेगमेंट्स के साथ। रहिए सुबह से आगे के साथ। वेलकम बैक जी। नए नए जब काम होते हैं, नए नए ऐलानात होते हैं तो बड़ी खुशी हो रही होती है, कुछ नया होने जा रहा है। और जब वफाकी वजारत तालीम की बात की जाए तो एक अहम फैसला उनका जिस पर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है कि इस्लामाबाद में ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस जो है वो मुतारिफ़ करवाने का ऐलान किया गया है। और ज़ाहिर है ये कहा गया है कि 7 अगस्त से ये ऑपरेशनल भी होगी। अब इसमें जो है देखा जाए तो बाकायदगी से ये चलेगी और उसके साथ साथ योगा स्टूडेंट्स के लिए ये है, ख़वातीन के लिए है, उस्ताज़ा के लिए ये है, ताकि वो अपनी जगहों पर बगैर किसी तकलीफ के वो पहुंच सके और डिफरेंट चाहराहों पर ज़ाहिर है उनको यहाँ से ऑपरेट की जाएगी। अच्छा, अब इसके अलावा ज़ाहिर है हम ये देख रहे होते हैं कि एक रूट होता है और उसके बाद लोग कहते हैं यहाँ से यहाँ तक चलेगी, उसके बाद हम क्या करें, क्योंकि ऐसा नहीं है। अब ये है कि जो इस्लामाबाद गिरदोनवा है उन इलाकों में भी जो है वहाँ पर भी उसका कनेक्शन होगा और वहाँ से भी वो बसेस जो है वो कनेक्ट ज़रूर करेंगे। सो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है जिससे ख़वातीन, टीचर्स और ज़ाहिर है जितनी भी लड़कियाँ हैं हमारी, वो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, वो इस फैसले से बहुत खुश नज़र आ रही है। एब्सोल्युटली। अच्छा, कम्यूट कितना आसान हुआ इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, आज हम इस पर बात करेंगे और सीडे का इसमें क्या रोल रहा और सीडे के अलावा क्या क्या प्रोजेक्ट है जो कि लेकर आ रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। वी हैव विद अस सीडीए मोहम्मद अली रंधावा साहब। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। पिंक बस सर्विस इज वेरी गुड इनिशिएटिव, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट कि जो इस वक्त बाकी बसेस चल रही हैं मेट्रो के बाद, जो हमने देखा बहुत सेक्टर्स में हम देखते हैं कि एक बॉक्स बना होता है स्टॉप के हवाले से, वहाँ बस आके रुकती है और लोग उसको इस्तेमाल करें। कितनी बसेज हैं और क्या प्रोजेक्ट है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। सबसे पहले तो ये कि ये जो पिंक बसेस का इनिशिएटिव है ये वजारत तालीम की तरफ से है और इसमें सेक्रेटरी साहब वानी साहब और मिनिस्टर साहब का ये इनिशिएटिव है, उन्होंने इसको लेके चले हैं। हम लोग सीडीए जो है ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर। हम लोग जो है हमने इलेक्ट्रिक बसेस जो है इस्लामाबाद के अंदर इंट्रोड्यूस कराई हैं। तकरीबन 160 का फ्लीट है जिसमें से 30 बसेस हमारे पास आ चुकी हैं। जो बाकी टोटल बसेस 100 के करीब हैं वो भी इस्लामाबाद में ऑपरेशनल हो जाएंगी और 60 बसेस नेक्स्ट फेज़ के अंदर हमारे पास आ जाएंगी। टोटल 160 बसेस और ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं, पूरे इस्लामाबाद को कनेक्ट कर रही हैं। आप लोग देख भी रहेंगे इस्लामाबाद के अंदर जो है फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री इलेक्ट्रिक बसेस चलनी शुरू हुई हैं। हम ये समझते हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। जहाँ तक पिंक बस का ताल्लुक है वो हमारी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है। हम अपनी इलेक्ट्रिक बसेस भी उसके अंदर लेके आएंगे और उनकी बसेस भी हम यूज़ करेंगे और वी वांट टू गिव प्रिविलेज टू द सोसाइटी मेंबर्स, स्पेशली टू आवर रिस्पेक्टेबल विमेन जो घर से निकलती हैं और रिस्पेक्टेबल तरीके से वो ट्रैवल करें और अपने कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो उसके लिए इनिशिएटिव हमारा उनके साथ जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ख़वातीन के लिए भी, ताकि निकल सकें, काम कर सकें। हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता कि महंगी कैब आजकल तो बिल्कुल इस्तेमाल के, आजकल तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। सर, रूट्स के हवाले से बताइएगा कि क्या क्या रूट होंगे इसके अलावा, दूसरा ये कि किराया कितना मुनासिब होगा? देखिए, जो हमारी इलेक्ट्रिक बसेस हैं उसके रूट्स हमने इस तरह रखेंगे पूरा इस्लामाबाद कनेक्ट हो। कभी भी अर्बन डेवलपमेंट के आप बेसिक जो थीम होता है वो होता है कि सिटी सेंटर से को आपने कनेक्ट करना होता है विद जहाँ उनकी रेजिडेंसेस हैं और जहाँ पे उनके ऑफिसेज हैं। इस थीम के ऊपर तमाम के तमाम रूट्स को डेवलप किया जा रहा है और हमने इसका जो किराया है वो इकोनॉमिकल रखा है। हमने इसमें से अर्न नहीं करना बट के हम इसको एज अ वेलफेयर के तौर पे लेके आ रहे हैं। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी हमेशा से जहाँ पे भी बसेस चलाई जाती हैं वो यही होता है कि मैक्सिमम लोगों को इनकरेज किया जाए कि बसेस की तरफ शिफ्ट करें। उससे ये कि पेट्रोल की भी बचत होती है, गाड़ियों की ट्रैफिक के ऊपर भी लोड कम होता है, रोड्स पे भी कम होता है। एनवायरनमेंट, यस ऑफ कोर्स, सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है। और अगर आप खुद भी ट्रैवल करें किस दिन हमारे इलेक्ट्रिक ई बसेस पे, बल्कि हम तो इन्वाइट भी करेंगे इसके ऊपर आप प्रोग्राम करें, यू वुड सी कि वो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। बल्कि अब हम आपके थ्रू एक और स्टेप करें, हम इस वक्त जो है ट्राई कर रहे हैं कि मार्गला हिल्स के ऊपर भी ई बसेस के ऊपर लेके चलें और हम इसका अभी एक्सपेरिमेंटल फेजेस के ऊपर हम लेके भी गए
और इंशाल्लाह अगर हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा इन द लॉन्ग रन, देन वी विल इनकरेज द पीपल टू मूव अराउंड द मार्कला हिल्स और द पीर साहबा जहाँ पे वो जाते हैं वो इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर जाएं। इससे हमारा जो कार्बन का इशू आता है मार्कला हिल्स पे वो कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर मूवमेंट है, ये हमारा नेक्स्ट इनिशिएटिव है। वैसे ये भी बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है क्योंकि जाहिर है जब तक आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है आप नहीं ट्रैवल कर पा रहे नहीं, और जो अपनी गाड़ी पे जाएगा वो फिर एटलीस्ट कुछ पे करेगा और वो पे हम जो पैसा होगा वो मार्कला हिल्स की प्रोटेक्शन पे। ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि आजकल हम देख भी रहे हैं स्पेशली 2-3 स्पॉट्स मार्कला हिल्स में पीर साहबा के आसपास ऐसे जहाँ पे बहुत ज्यादा रश गाड़ियों का ऐसे ही राइट लेफ्ट पार्किंग गुजरना मुश्किल हो जाता है। वो इसी आते हैं कि अगर मार्कला हिल्स पे आप लोग जाना चाहते हैं कोई भी हम में से और वो हमारे ई बसेस को यूज करे, और इनफैक्ट अगर वो स्टिल ही वांटेड और दे फैमिली वांटेड टू गो बाय देयर कार तो वो कुछ पे करे और वो पे हम विजिबिलिटी उसकी कंप्लीट देंगे और वो मार्कला हिल्स के ऊपर हम करेंगे। और वैसे यहाँ भी पे करें, हर जगह वहाँ पे कर करके मार्कला हिल्स जो पहाड़ों में थोड़ा डिप्रेशन कम करने के लिए उस पे भी आप लोग कहते हैं नहीं पे करें अगर अपनी गाड़ी लेकर। मैं उसको बता दूं मैडम, हमने CDA के अंदर ना क्लाइमेट चेंज फंड हमने क्रिएट किया है और CDA ने खुद से उसके अंदर अपने अमाउंट रखी है। अब हम ये चाहते हैं कि क्योंकि सिटीजन्स को जब ये पता चलेगा कि उनके पैसा मार्कला हिल्स के ऊपर लग रहा है, देखें जो नहीं पे करना चाहता वो इलेक्ट्रिक बस के ऊपर जाए और जो पे करना चाहता है वो अपनी गाड़ी लेके जाना चाहता है, एज ए लग्जरी के तौर पे जाना चाह रहा है, टूरिज्म के तौर पे जाना चाह रहा है, और उसके पैसे से अगर हम ट्रीज को प्रोटेक्ट कर लें, कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर लें, अच्छी बात हो जाएगी। ये है। लेकिन दिस इज जस्ट एन इनिशिएटिव, अभी हम इसके ऊपर एज अ पॉलिसी के तौर पर काम करेंगे, पहले प्रॉज एंड कॉन्स देखें। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तो एक प्रोजेक्ट हो गया, इसके अलावा CDA बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। शहर में वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क तैयार करने का भी ऐलान कर रखा है और इसका मकसद है जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ और शहरों की तफरी। इस पार्क में ट्री हाउसेस बनाए जाएंगे, सयाह जंगली जानवरों को करीब से देख सकेंगे और बीमार जानवर इनका इलाज भी किया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट से मुतालिक भी हम ज़रूर बात करेंगे। अली साहब, इस प्रोजेक्ट पर हम कितना काम कर चुके हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अब इंटरनेशनली भी देखें और हमारे यहाँ भी ट्रेंड आ रहा है कि अब हमने जानवरों को बंद नहीं करना, जो इंसान उनको देखना चाहते हैं उनको बंद करना है, उनको केज में मूव करवाना है और जिन जानवरों को देखना चाहते हैं उनको हमने आज़ाद रखना है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। और अब वो जो पुराना जू वाला कॉन्सेप्ट था वो अब नहीं रहा। सो इट्स नाउ अ सफारी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चल रहे हैं। हमने लाहौर के अंदर जब हमारे मिनिस्टर इंटीरियर चीफ मिनिस्टर थे तो वो सफारी लाहौर के अंदर उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया और यहाँ पे आते साथ ही मिनिस्टर इंटीरियर की तरफ से हमें डायरेक्शंस दी कि इस्लामाबाद के अंदर भी सफारी बनाई जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब से भी डिस्कस किया, उनकी भी हमें गाइडेंस रही है। अब हम इसको हमारा ये ख्याल है कि हमने 2 साइट सेलेक्ट की हुई हैं, लेकिन हम फिजिबिलिटी करेंगे एक इस्लामाबाद के सबर्ब्स में और एक F9 के ऊपर। लेकिन हम जो इसको सफारी बनाएंगे ये इंटरनेशनल लेवल का बनाएंगे और हमने जो कंसल्टेंट से जो बात की है वो हम चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद का जो सफारी है वो ऐसा हो कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिकग्नाइज हो सके। और इसके ऊपर हम अराउंड 200 एकड़ के करीब हम लैंड को डिप्यूट करेंगे और वन ऑफ द बेस्ट सफारी पार्क होगा इन पाकिस्तान। और अगर इंटरनेशनली देखेंगे तो टॉप रैंकिंग के ऊपर होगा, क्योंकि हम इसकी फिर एफिलिएशन भी करवाएंगे। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है वैक्स के नाम से, उसके साथ हमारी एफिलिएशन भी होगी, वो इन द लॉन्ग रन है। सो बट हमारी फाउंडेशन ऐसी होगी कि हम उस तक लेके चलें। सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामाबाद के अंदर टूरिज़म के को हमने प्रमोट करना है और इस्लामाबाद को हम ख़ास तौर पर CDA को अब हमने ओपन अप किया है, वाइब्रेंट किया है। हम जॉइंट वेंचर मोड्स के ऊपर आ रहे हैं। लाहौर इस्लामाबाद के अंदर जो लेक भी है उसके अंदर हम फेरी व्हील को भी हम लेके जाएंगे, जैसे लंदन आए हैं तो वो भी हम इनवाइट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स को कि वो साइड पे आए। वाटर पार्क, थीम पार्क, ये सारी चीज़ें लेके आएंगे। टॉकिंग अबाउट द सफारी, इनफैक्ट इसके ऊपर हमने काफ़ी वर्किंग कर ली है और अगर सारी चीज़ एज़ पर प्लान हुई तो हम इंशाअल्लाह ताला 14 Feb नेक्स्ट ईयर हम ये गिफ्ट देंगे। और 14 Feb को पहला जो है वैलेंटाइंस गिफ्ट, मैं पूछने लगा 14 Feb क्यों? 14 Feb CDA की तरफ से इस्लामाबाद के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और हमारे बच्चों के लिए एक सफारी का गिफ्ट होगा। तो सर देख ले, अब डेट आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, डेट की बड़ी सिग्निफिकेंस है। इंशाल्लाह मिनिस्टर इंटीरियर की ये डायरेक्शन थी कि इफ यू आर गोइंग फॉर द 14 Feb देन इट्स अ टारगेटेड वन, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। बाकी रिजल्ट्स तो अल्लाह के हाथ में होते हैं। सर इरादा हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बड़ा अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस इस्लामाबाद को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी भी इस्लामाबाद की बात करते हैं कि जो इस्लामाबाद में रह गया वो कहीं और रहना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट एट द सेम टाइम आए दिन हम क्राइम रेट भी बढ़ते हुए देख रहे हैं, उसके हवाले से भी कोई काम किया जा रहा है? मैम इसमें यह है कि क्राइम रेट को अगर आपने कोई स्टैंडर्ड रखना है ना जिससे कंपैरिजन हो, जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड करते हैं, वो है 15 की कॉल्स पे
उस 15 की कॉल से वो मल्टीप्लाई होता है FIRs में। किस ज़माने में ये होता था कि पुलिस डिस्करेज करती थी FIR होना, क्योंकि जब FIR हो जाती है तो वो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो हमने ये सिस्टम चेंज किया है, हमने 15 की कॉल्स को कन्वर्ट किया FIRs के ऊपर और उस पूरे डाटे को कंपैरिजन किया। विदाउट कंपैरिजन ऑफ डाटा वी कैन नॉट डू इट। तो हमने इस साल को कंपैरिजन किया है पिछले साल से, और जब से हम लोगों ने चार्ज संभाला है फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 months उसको कंपैरिजन किया है। इस वक्त अभी हमने 2 दिन पहले ही रिव्यू कर रहे थे फ्राइडे को, हमारा 48% क्राइम रेट कम हुआ है। अच्छा। और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम कर रहे हैं, हम इस्लामाबाद के अंदर सेफ सिटी अथॉरिटी लेके आ रहे हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी से अपना गवर्नेंस मॉडल इंप्रूव करेंगे। जहाँ जहाँ पे कैमरा है वो पुलिस को तो करेगा अदर वो हमें CDA को और MCI को भी गवर्नेंस के ऊपर इंप्रूव करने की हेल्प आउट करेगा। सेकेंडली ये है कि इस्लामाबाद के अंदर हम CTD को बहुत अच्छा लेके आ रहे हैं। ख़ास तौर पे हमारे पास जो इन्वेस्टर्स आते हैं हमारे चाइनीज़ हों या जो हों, चाइनीज़ एम्बेसी के साथ भी इन टच हैं, और स्टेट ऑफ द आर्ट हम CTD हम बनाने लगे हैं। और इस्लामाबाद के अंदर ना हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। और इस वक्त हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को की ग्राउंड ब्रेकिंग की है 600 कैनाल्स के ऊपर, उसके ऊपर भी हमारी वर्किंग हमने स्टार्ट कर दी हुई है। सो वी आर कमिंग अप विद अ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह इन इस्लामाबाद। कैमरा की क्वालिटी पे भी अब काम हो रहा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है, ऑब्वियसली मैं हाईवे की बात करूंगी कि वो मतलब एक गाड़ी में कुछ लड़के थे, वो हरास कर रहे थे, और ऑब्वियसली जब उसके बाद मैंने उसको रिपोर्ट किया तो जाहिर है जब वो कैमरा से देखा गया, उसको जूम किया गया तो उसके पिक्सल ही फट गए और वो नंबर नहीं ट्रैक हो सका, जिसकी वजह से वो तो निकल गए, मेरा टाइम भी बर्बाद हुआ और वो जाहिर है उन लोगों को पकड़ा भी नहीं जा सके। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं मैडम। यही एक्सपीरियंसेस जो खास तौर पे हमें पंजाब में हुए हैं, उसकी वजह से हमने इस्लामाबाद की हद तक तो अब हम कोई इस किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं। देखें, पब्लिक फंड ने जब यूज़ होना है ना तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, इसीलिए हम हर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कर रहे जिसका थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं होता। ठीक है। तो हम उसकी कैमरा रिकग्निशन होगी तो हमारा क्राइम कंट्रोल होगा, ऐसे ही है, और हमारा गवर्नेंस इंप्रूव होगा। और हम इन सारी चीज़ों पे कर रहे हैं, और लेट मी अश्योर यू कि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छे कैमरे लगेंगे। वैसे कैमरे इंटीग्रेट भी तो हो सकते हैं, जिस तरह लोगों ने अपने घरों के बाहर लगाए हैं, दफातर के बाहर लगाए हैं। ये सारे कैमरे सेफ सिटी के कैमरास की अथॉरिटी जब बनेगी ना, उसके अंदर उनके सेफ सिटी के अपने कैमरास होंगे, ट्रेडर्स ने कैमरास लगाए हैं मार्केट्स के अंदर, कई घरों पे लगाए हैं, सबको इंटीग्रेट कर बहुत जरूरी भी है। और इसका कंट्रोल रूम की जो डिपिक्शन है वो सेफ सिटी पुलिस के पास होगी, DC इस्लामाबाद के पास भी होगी, CDA के पास भी होगी, और MCI के पास भी होगी। कैमरा से हम ये भी बता सकते हैं कि मानसून की बारिश हुई और इस जगह पे पानी क्यों खड़ा है अभी तक। तो कैमरास वुड हेल्प अस टू हैव अ प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ होल वेरियस डायमेंशन में काम कर पाएंगे। एग्जैक्टली। डिजिटल बिलबोर्ड्स भी हमें नजर आ रहे हैं, और शायद ज्यादा नजर आएंगे आइंदा आने वाले दिनों में। इस्लामाबाद के अंदर ना एडवर्टीजमेंट पॉलिसी नहीं थी, आपने देखे हैं बहुत सारे बैनर्स हैं। अब हम इस्लामाबाद के अंदर डिजिटल बोर्ड्स लेके आ रहे हैं, और इस्लामाबाद की मेन रोड्स के ऊपर डिजिटल बोर्ड्स होंगे और उसको डिफरेंट स्टाइल से करेंगे। बट हम इस्लामाबाद की ब्यूटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और एक चीज़ ये कि जैसे न्यूयॉर्क के अंदर 3D बोर्ड्स बहुत ज़्यादा है, न्यूयॉर्क स्क्वायर के अंदर, तो टाइम स्क्वायर जिसको कहते हैं, तो हम इस्लाम के अंदर भी इंशाल्लाह एक पाकिस्तान स्क्वायर बनाएंगे। तो किस जगह पे हम इसकी ना मुख्तलिफ 2-3 ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो जो इस्लामाबाद के जो पुराने सेक्टर्स थे उसके अंदर हमने सबसे पहले करना है। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो हम पैसा वहाँ से अर्न करेंगे उसको हम उन सेक्टर्स की O&M पे लगा देंगे, उस सेक्टर्स को इम्प्रूवमेंट करेंगे। इसी तरह हम डिजिटल पार्किंग की तरफ आ रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, और हम सब तमाम रिकॉर्ड इस्लामाबाद का लैंड का है, और इसी तरह CD की फाइल्स का तमाम स्कैन करके डिजिटाइज भी कर रहे हैं। इस्लामाबाद की डिजिटल पार्किंग जी इंशाल्लाह। उसकी कॉस्ट भी होगी कोई? वो बहुत थोड़ी सी नॉमिनल सी कॉस्ट लेकिन होगी। लेकिन इसका फायदा होगा ना, गलत पार्किंग नहीं होगी। नहीं, गलत पार्किंग नहीं होगी, जिस मार्केट में जा रहे हैं उस मार्केट के ऊपर उसकी स्पेंडिंग होगी ना, ओवरऑल इंप्रूव होगी। अदरवाइज देखें, चीज बनानी आसान होती है, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। एक चीज और, पानी का ज़िया इस्लामाबाद में, चूंकि बहुत पहले हम ये देख रहे हैं कि कहा तो बहुत दफ़ा जाता है कि किसी के घर के बाहर कोई गाड़ी धो रहा होगा तो उसके खिलाफ FIR कटेगी, पानी ज़ाया ना करें। तो क्या इस वक्त भी कुछ ऐसा मामला चल रहा है? आप लोग इसको विजिलेंटली देख रहे हैं? देखें, इस्लामाबाद के अंदर ना देयर इज़ नो वासा, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज जैसे पंजाब में काम करती हैं, इस्लामाबाद में नहीं करती। हमने इस्लामाबाद में के अंदर इस्लामाबाद वाटर के नाम से एक टोटल ऑटोनमस एजेंसी हम क्रिएट कर रहे हैं, और इसके साथ हम मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो इस पे काम कर रहे हैं उन्होंने काम किया। जब वो हमारे पास आए उन्होंने कहा हमें ये पहले ये तो बताएं कि हम बात किससे करें। कभी आप इस वाटर इश्यूज़ को किसी एक मेंबर के अगेंस्ट प्लेस करते हैं, कभी DC के अगेंस्ट, तो उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। हमने एक ऑटोनमस बॉडी कैबिनेट के लिए हमने भेज दी हुई है, जैसी अप्रूव होती है
वो बॉडी इन सब इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को एंगेज करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद में अगर पानी का इशू रिजॉल्व ना हुआ तो यहाँ पर टैंकर माफिया आ जाएगा, जो आहिस्ता आहिस्ता अब आ रहा है और जिसको हमने स्टडी किया है। तो इस्लामाबाद वाटर को हम लेके चल रहे हैं, जस्ट लाइक द DC वाटर इन वाशिंगटन, वी हैव गॉट द इस्लामाबाद वाटर एज एन एजेंसी इन इस्लामाबाद। और ये जब काम अपना इंशाल्लाह शुरू करेगा, आइंदा 30, 40, 50 साल का इस्लामाबाद के पानी का इशू रिजॉल्व इंशाल्लाह। सर थैंक यू, वी आर बिल्डिंग इंस्टीट्यूट्स। थैंक यू। एक लास्ट चीज प्लीज, हमने हमारा जो मार्कला हिल्स है हमारा क्राउन है, हमने इस पर ट्री प्लांटेशन ड्राइव की है। और इस पे बल्कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम TV ने भी हमें 5 लाख दरख्तों की प्लेज की हुई है, तो आपके थ्रू सबको ये कन्वे करेंगे कि आपने जो प्लेज किए हैं, तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर जो करना चाह रहे हैं, CDA की वेबसाइट के ऊपर इसकी विजिबिलिटी है। खुद दरख्त हम सिर्फ अपने कैटेगरीज बताते हैं कि हम फलदार सायादार दरख्त लेके आएंगे, वो दरख्त लें और खुद जाके लगाएं और सेल्फी विद द ट्री लें और अपने ट्री को खुद ट्रैक करें। क्या बात है, ये हमारा। 5 लाख दरख्त तो हम TV ने कह दिया, हम TV ने किया है। वैसे हमें 40 लाख से 50 लाख की दरख्तों की प्लेज आ गई है, जिसके अंदर इस वक्त हमारे 12 लाख दरख्त जो है वो ऑलरेडी लग चुका हुआ है, लेकिन सारी प्लांटेशन ड्राइव इस वक्त मार्गला हिल्स पे हम। इसका मतलब ये बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी एज एन इंडिविजुअल भी ये सबकी जिम्मेदारी है कि साथ दें CDA का इस कैंपेन में। यस, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इस्लामाबाद ग्रीन है, इसे और ग्रीन बनाएं अपने लिए भी, अपने आने वाली नस्लों के लिए भी। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड विश यू ऑल द बेस्ट इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पंजाब में एक बार फिर हज़ारों सरकारी स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जा रहा है और पहले मरहले की बात की जाए तो उसमें पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 5,863 सरकारी स्कूलों की हवालगी मुकम्मल उन्होंने कर ली है, जिनमें रावलपिंडी के भी देखा जाए तो वो 350 स्कूल शामिल है। अच्छा, स्कूलों को NGOs के हवाले किया जाएगा, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और मुख्तलिफ प्राइवेट ग्रुप्स के हवाले किया जा रहा है। ज़ाहिर है उसका क्राइटेरिया होगा, वो क्राइटेरिया भी आज पूछने की कोशिश करेंगे कि कौन है जो कि उसकी हवालगी ले सकता है। दूसरे मरहले में मजीद 7,000 से ज़ायद सरकारी स्कूल्स को प्राइवेट सेक्टर के सुपुर्द किया जाएगा। अब ऐसे भी देखा जाए तो असातिज़ा और बाकी जो उनकी तंजीमें हैं वो इस पर एहतजाज भी कर रही हैं, वो इसकी मुखालफत भी कर रही हैं और ज़ाहिर है उनको भी बहुत सारी चीज़ों के खदशात। एब्सोल्युटली, इस पर हम बात भी करेंगे आज डिटेल के साथ कि हवालगी और प्राइवेटाइजेशन, एक तो फ़र्क क्या है और दूसरा ये जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है इससे फ़ायदा क्या होगा, और जो एहतजाज कर रहे हैं वो क्या राय रखते हैं कि क्या इससे नुकसान हो जाएगा। क्योंकि इसमें कुछ पब्लिश आर्टिकल्स में जिस तरह मैं पढ़ भी रहा था कि इससे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बढ़ जाएंगे, क्या वाकई ऐसा मामला होगा? क्या तालीम को हमने बेच दिया है? क्या वाकई ऐसा मामला है? इसको हम डिटेल से आज डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हम पंजाब के मुशीर बराए एजुकेशन मुजम्मिल महमूद साहब ने, और साथ मौजूद हैं सूबाई सदर हैं पंजाब टीचर्स यूनियन पंजाब व पैक्ट पंजाब काशिफ शहजाद चौधरी साहब। दोनों का बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। एहतजाज भी कर रहे हैं, हड़ताल भी कर रहे हैं, टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से ज़रा एक कॉल दी गई, क्यों? रिजर्वेशंस क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि इस अहम मौजू के ऊपर आपने ये सेगमेंट रखा। सबसे पहला जो बड़ा मसला है, बुनियादी तौर पर ये जो स्कूल हैं सारे के सारे गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स हैं। इन स्कूलों के अंदर पिछले अगर आप 2018 के बाद से देख लें तो इन स्कूलों के अंदर कोई एक भी टीचर भर्ती नहीं किया गया। अब उस चीज़ को बुनियाद बनाकर हुकूमत कहती है कि ये नॉन परफॉर्मिंग स्कूल हैं। अब जब आप नॉन परफॉर्मिंग स्कूल्स की बात करते हैं तो क्या नॉन परफॉर्मिंग कैसे होगा? ये तो खुद हुकूमत की अपनी नाअहली है कि वहाँ पे उन्होंने टीचर्स नहीं दिए और सैकड़ों क्या हज़ारों असामियाँ खाली हैं इन स्कूलों के अंदर। सिर्फ अगर इन स्कूलों की बात करें तो 74,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स की असामियाँ खाली पड़ी हैं। अब एक ऐसा स्कूल है जो 0 टीचर है, सिंगल टीचर है या 2 टीचर वाला स्कूल है, तो ऐसे स्कूलों को अगर आप नॉन परफॉर्मिंग करार दे रहे हैं तो उसमें कसूर किसका है? हुकूमत का कसूर है, पिछली हुकूमत का कसूर है। मुराद राज साहब ने इसका आगाज़ किया और ये वही सिलसिला आगे चल रहा है कि उन्होंने कोई टीचर भर्ती नहीं होने दिया। अच्छा, लेकिन काशिफ साहब इसमें खदशात क्या हैं, इसमें मसाइल क्या हैं? ठीक है, एक मसला आपने ये बता दिया कि नॉन परफॉर्मिंग क्यों उसको करार दिया कि जब आपने जो जगह थी टीचर्स की वो आपने फिल नहीं की, वहाँ पर आपने भर्तियाँ नहीं की। मसला क्या है, नुकसानात क्या इससे हो सकते हैं टीचर्स को, स्कूल से? आपके खदशात क्या हैं? अच्छा, टीचर्स की हद तक तो कोई इशू नहीं है। जो वहाँ पे ऑलरेडी टीचर्स मौजूद है ना, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें वहाँ से ट्रांसफ़र ही किया जा सकता है ना, इसके अलावा तो उनको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इशू ये है कि ये गवर्नमेंट के अदारे हैं और इनमें से अक्सरियत की जगह जो हैं वो उन इलाकों के, उन गाँव के लोगों ने डोनेट की हुई हैं और इन्हीं स्कूलों के अंदर, और वो गवर्नमेंट की मलकियत हैं।
हमारा मौक़िफ़ ये है कि यही अदारे जो हैं वो गवर्नमेंट की मलकियत ही रहने चाहिए और इनके अंदर जो है वो आप असातिज़ा को भर्ती करें, क्योंकि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। असातिज़ा होंगे, आप इन्हें टाइम दें, 2 सेशन का टाइम दें। अगर असातिज़ा वहाँ आप भर्ती करते हैं और फिर वो स्कूल परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर आप भले से उन्हें आउटसोर्स करें, लेकिन आपने आते ही हुकूमत में आए और आपने आते ही ये हिसाब लगा लिया कि ये 0 टीचर है, ये सिंगल टीचर है और इनको निकाल के, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग वाली बात होगी, मिल्कियत वाली बात होगी। इसके अलावा काशिफ साहब, दूसरी सबसे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है उन बच्चों के साथ कि एक तरफ गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जो असातिज़ा हैं इस वक्त वो 99% एमफिल और मास्टर्स हैं, PhD असातिज़ा भी पढ़ा रहे हैं। और इन स्कूलों के अंदर आप जो पहले पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पास स्कूल है उनके साथ कंपैरिजन करें, खुद गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 50% से ज़्यादा जो असातिज़ा इन स्कूलों में पढ़ाते हैं वो मैट्रिक या FA पास है। और ये डिस्क्रिमिनेशन क्या उन जो दूर दराज इलाकों में स्कूल हैं और उनके अंदर क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कि आप उनके बच्चों को उस म्यारी तालीम का, उस पढ़े लिखे असातिज़ा से पढ़ने का हक़ नहीं है कि आप उनको जो है उठा के तो उनके हवाले करते हैं। और वहाँ टीचर्स की कोई गारंटी भी नहीं है कि वो 2 महीने बाद बदल जाना है, 3 महीने बाद बदल जाना है, उसने सेशन पूरा करना है, उसका रिज़ल्ट कौन देखेगा। वो जो NGOs रखती हैं उन्होंने अपनी फैसिलिटी देखनी है, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार के ऊपर वो टीचर रखते हैं और वो जब दिल करे टीचर चेंज हो जाता है, टीचर भी छोड़ सकता है, वो खुद भी निकाल देते हैं। इस पर जवाब ले लेते हैं, मुजम्मिल महमूद साहब चूँकि साथ है, CM पंजाब के मुशीर हैं। सर आप गुफ्तगू सुन भी रहे थे, मैं 2-3 पॉइंट्स दोहरा देता हूँ। एक जो रिजर्वेशन है वो तो ये है कि जो नॉन परफॉर्मिंग स्कूल कहा गया, किस बुनियाद पे कहा गया, ये तो आपकी अपनी नाअहली है। दूसरा उन्होंने कहा कि चूँकि बहुत से स्कूल की जो ज़मीन है वो वहीं के लोगों ने डोनेट की हुई है तो ये मिल्कियत तो गवर्नमेंट की होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि वो जो टीचर्स हैं वो शायद पूरा सेशन भी ना पढ़ाएंगे, ये खैर बात का खदशा है बट स्टिल उनका खदशा है। हाउ डू यू सी दिस, ये जो प्लान किया गया कि अच्छा हवालगी करने प्राइवेट सेक्टर को, क्या फ़ायदा होगा इससे? सर सबसे पहले तो मैं पहले पॉइंट की तरफ आता हूं जी। ये जो कहा गया नॉन परफॉर्मिंग स्कूल्स हैं, ये आज की बात करें कि इतने टीचर्स की शॉर्टेज है। जब ये स्कूल्स हमने हैंड ओवर करना शुरू किए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2017 में, तो उस वक्त पिछले 65 सालों से ये स्कूल गवर्नमेंट टीचर्स के पास ही थे और गवर्नमेंट टीचर्स ही पढ़ा रहे थे। और जब इन स्कूल्स का रिजल्ट 37% था, ये वही स्कूल हैं जिनका रिजल्ट 37% था और उस वक्त ये गवर्नमेंट टीचर्स के पास ही थे, मगर ये स्कूल और उनके बच्चे परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। देखिए टीचर की परफॉर्मेंस का पता चलता है बच्चे की परफॉर्मेंस से, तो 37% रिजल्ट था। फिर ये स्कूल हमने दिए, रीऑर्गेनाइज किए और रीऑर्गेनाइजेशन के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के विजन की वजह से इस वक्त वो जो स्कूल 37% पे थे उनका रिजल्ट इस वक्त 88% पे आ चुका है। अच्छा। यानी 88% बच्चे कामयाब हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो सबूत है इस बात का वो ये है कि इन स्कूलों का बच्चों का रिजल्ट बेहतर हुआ और रिजल्ट बेहतर होने का मतलब है कि उनका मुस्तकबिल सिक्योर हुआ। नंबर 2, देखिए ये वो स्कूल्स हैं जहां के असातिज़ा जो हैं, अगेन फिर मैं बार बार वो बात करूंगा, कहेंगे जी पब्लिक स्कूल टीचर्स को ब्लेम किया जा रहा है। हमारा मकसद हरगिज ये नहीं है। हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं वो तालीम के सिपाही हैं और तालीम की श्योर ये जो गवर्नमेंट जो यूनियन है जो एहतजाज करना चाह रहे हैं मगर एहतजाज के लिए इनको लोग नहीं मिल रहे, वो भी शायद यही चाहते हैं मगर वो सियासी अंदाज में करना चाह रहे हैं। ये असातिज़ा हैं, इनका काम सियासत करना नहीं है। नंबर 2, ये जो स्कूल्स कहते हैं जी ठेके पे दिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल ठेके पे नहीं दिए जा रहे। ये स्कूल रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं। देखिए पिछले 5 साल में कोई एक टीचर हायर नहीं किया मुराद रास की मिनिस्ट्री के दौरान। वो किसका कसूर है? वो हमारा कसूर तो नहीं है, मगर हाँ हम चाहते हैं कि हम कर रहे हैं ना जी, हम बिल्कुल रैशनलाइज कर रहे हैं। सबसे पहले तो ऐसा स्कूल भी है जिसमें 60 बच्चे हैं और 20 टीचर हैं, हम उनको रैशनलाइज करेंगे। अच्छा। और ये जो नॉन परफॉर्मिंग स्कूल्स हैं इनके असातिज़ा को फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनके नेरे स्कूल्स में भेजेंगे। अच्छा। क्यों नहीं करेंगे? और उसके बाद जो जगह रह जाएगी जिन टीचर्स के लिए 20-30,000 टीचर्स जरूर हायर करेंगे। हम कब कह रहे हैं कि स्कूल हायर नहीं करेंगे? अच्छा मुजम्मिल साहब यहीं पर जाहिर कता कलामी की माजरत बट यहीं पर जाहिर सवालात इस तरह के भी उठ रहे हैं कि हम अपने टीचर्स को, जो सरकारी टीचर्स हैं, उनको एम्पावर क्यों नहीं करते? उनकी ट्रेनिंग क्यों नहीं करते? हम हमेशा आसान रास्ता क्यों ढूंढ रहे होते हैं कि ठीक है जी हवाले कर देंगे, सेक्टर है वो इसको संभाल लेगा और उसके बाद हम रिजल्ट कंपाइल करके उसको हम कंपेयर कर देंगे कि पहले ऐसा था और अब ऐसा है। जवाब दीजिएगा प्लीज।
देखिए मैं अर्ज करता हूं जी, हम अपने टीचर को मुकम्मल एम्पावर भी कर रहे हैं और इस वक्त भी एज ऑफ वी स्पीक नाउ 6000 टीचर्स की ट्रेनिंग जारी है अक्रॉस पंजाब। लेकिन वो कहते हैं अनलेस द लॉर्ड बिल्ड अ हाउस दे लेबर इन वेन हु बिल्ड इट। हम इनकी ट्रेनिंग्स करवाते रहें, मगर ये उन ट्रेनिंग्स को अगर अपनी क्लासेस में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं? हाँ, इनको भी आगे आना पड़ेगा खुद को बेहतर करने के लिए, तालीमी निजाम की बेहतरी के लिए, जैसा कि हम चाहते हैं। और हम तो चाहते हैं कि सरकारी स्कूल मेरी स्कूलों की मिल्कियत किसके पास रहेगी? मेरी बात कंप्लीट होने दे, मेरी बात कंप्लीट होने दे। गूगल की 1 लाख टीचर्स को हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जो कि सर्टिफिकेशन इस वक्त $3000 हम सेगमेंट कर चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर साहबा के विजन के अंडर हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने गूगल वैली से मीटिंग की इंग्लैंड में वर्ल्ड एजुकेशन फोरम पे और उनको कन्विंस किया कि आप हमारे पब्लिक स्कूल टीचर्स को ट्रेन करें। मुझे बताएं, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज्यादा माइल होते तो क्या पॉइंट आ गया मुजम्मिल साहब, पॉइंट आ गया। तो ये इंटरनेशनल रैंकिंग की ट्रेनिंग अपने टीचर्स को करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, मिल्कियत किसके पास रहेगी इन स्कूलों की? मलकियत गवर्नमेंट की रहेगी जी। मुझे बात एक्सप्लेन कर लेने, सिर्फ 2 बातें। ठीक है, ये ठेकेदारी हरगिज नहीं है, ये गवर्नमेंट के स्कूल हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स रहेंगे। ये बिल्डिंग्स गवर्नमेंट की हैं, गवर्नमेंट की रहेंगी। बच्चे फ्री पढ़ेंगे। 25A कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एज 5 से एज 16 का बच्चे की फ्री एजुकेशन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी चीफ मिनिस्टर, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर इस बात का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज कर दिया। मुझे बच्चे एक रिस्पांस लेने दीजिएगा मुजम्मिल साहब, चूंकि बहुत मुनासिब बात आपने कर दी। बात कंप्लीट करने दे। ये बच्चे मुफ्त पढ़ेंगे, इन बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। और ये जो स्कूल हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनमें यंग एंटरप्रेन्योर्स को सबसे पहले मिल रहे हैं, फिर टीचिंग इंडिविजुअल्स को सबसे पहले मिल रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि स्कूल दे दिया तो बात खत्म। उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगी, अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो उससे स्कूल उसी वक्त वापस ले लिया जाएगा। ठीक, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई परफॉर्म ना करे और उसके पास स्कूल रहे। 15 तारीख को हमारी नए हुकूमत का इंतजाम के तहत खुल रहे हैं ना, ये ठेकेदारी। 15 अगस्त को नए इंतजाम के मुताबिक 15 अगस्त को नए इंतजाम के मुताबिक 15 अगस्त को इंशाल्लाह 15 अगस्त को नए इंतजाम के मुताबिक और इंशाल्लाह तालीम का सिपाही जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, एक नए दौर का आगाज करेंगे। तो मना क्यों नहीं पा रहे उन लोगों को जो कि एहतजाज कर रहे हैं? ये बात समझा क्यों नहीं पा रहे? वो समझना नहीं चाह रहे। असल में आप देखें, पूरे पंजाब में 3,60,000 टीचर्स हैं जी, मगर इनसे 360 लोग इकट्ठे करना मुश्किल है, विच इज 0.1%। ये बात समझने वाली है कि टीचर्स भी इनके इस नैरेटिव को बाय नहीं कर रहे। ये चंद पॉलिटिकल एजेंडा रखने वाले लोग अगर 200-150 लोगों के साथ, और वो भी क्लर्क एसोसिएशंस को साथ मिला के सड़क पे आके 1 घंटे के लिए बैठते और फिर उठ के चले। ठीक हो गया। अच्छा काजी साहब, अब जाहिर है मुजम्मिल साहब ने गुफ्तगू की, वो आपने भी सुनी कि किस तरह से आपके पॉइंट्स को क्लैरिफाई करने की उन्होंने कोशिश की है। अगर अब तो जाहिर है अगर बात नहीं रहे, वैसा होने जा रहा है 15 अगस्त से नए इंतजाम के तहत जो है वो स्कूल क्लियर कर दिया है कि मिल्कियत भी हुकूमत के पास रहेगी, फीस भी बच्चों की नहीं होगी, टीचर्स को अकोमोडेट भी करेंगे। बल्कि ये कि रिजल्ट जो है वो बेहतर होगा, और अगर हाँ रिजल्ट बेहतर ना हुआ, इवैल्यूएट किया जाएगा। जी प्लीज जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मुजम्मिल साहब बड़े मोहतरम हैं, लेकिन 1-2 बातों के ऊपर मैं कमेंट कर दूं। अभी रिजल्ट्स की बात कर रहे थे, तो अभी चंद रोज़ पहले मैट्रिक के रिज़ल्ट आए, वो इन्हीं गवर्नमेंट के असातिज़ा के रिज़ल्ट दिए हुए थे। और पंजाब के बोर्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा पोजीशन जो पंजाब के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और उनकी आई, और बच्चों नहीं, वो नॉन परफॉर्मिंग स्कूल्स की बात कर रहे हैं सर, हम ओवरऑल को मिक्स नहीं कर सकते ना। जी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। इन्हीं असातिज़ा से पढ़े हुए बच्चे हैं ना, वो इन्हीं स्कूलों से पढ़ के आते हैं। नॉन परफॉर्मिंग स्कूल अगर आप इस बुनियाद पर करार दे रहे हैं कि वहाँ पे 0 टीचर है और वहाँ लोकल इंतज़ामिया ने अपनी तरफ से मैनेज करके उस स्कूल को ताला नहीं लगने दिया, तो आपको तो शाबाश देनी चाहिए। आप पहले टीचर तो दें ना वहाँ पे, उसके बाद आप ये कमेंट करें कि असातिज़ा पढ़ाते नहीं हैं। इसी तरह से आप ट्रेनिंग्स की बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, वक्त के साथ साथ ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, कभी भी हमने नहीं मुखालफत की। और अभी एहतजाज की बात करते थे, अभी रिसेंटली 25 जुलाई को मॉडल टाउन मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर के सामने एहतजाज हुआ। वहाँ भी शायद मुजम्मिल साहब ने देखा नहीं कि असातिज़ा कितने थे और बाकी लोग कितने थे। और ये पीछे अक्टूबर के अंदर निगरान हुकूमत के अंदर भी पूरे पंजाब के स्कूल बंद थे। तो मुझे तो लगता है कि ये बुनियादी तौर पर
वो पॉलिटिकल का बहाना बना के, हर हुकूमत का यही तरीका होता है कि जी ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये पॉलिटिकल। आप लोग क्या करेंगे? एहतजाज होता था तो वो कहते थे ये पॉलिटिकल लोग हैं। तो इसके अंदर मैं अर्ज़ कर दूं कि अब इसके अंदर जो एक तो ये एहतजाजी तहरीक जो है ये जारी रहेगी, और स्कूल खुलने के बाद जो है इसके अंदर मज़ीद शिद्दत भी आएगी, और उसके साथ साथ हम कानूनी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, भावलपुर बेंच के अंदर, मुल्तान बेंच के अंदर भी हमारे जो केसेस हैं, ठीक है, नहीं आप लोग इसको चैलेंज कर चुके हैं। हम इस दफ़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे और इस मामले का पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आप लोग इस मामले में भी पीछे नहीं हटने को तैयार नहीं है। ठीक है, आपके मुतालबात सामने आ गए। ज़ाहिर है मुजम्मिल साहब ने तो इससे मुतालिक रिस्पॉन्ड किया। अब लेट्स सी कि इस मामले किस तरह आगे जाएंगे। मुजम्मिल साहब बस एक छोटा सा कमेंट दीजिएगा, अगर एहतजाज जारी रहता है स्कूल खुलने के बाद भी, जिस तरह उन्होंने कह भी दिया कि वो मामला कोर्ट में भी लेकर गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की ख्वाहिश रखते हैं, तो आप लोग भी इसी तरह से डील करेंगे इसको जब मामला कोर्ट में जाएगा तो, या उससे पहले हल करने की कोशिश करेंगे? जी, मैं बिल्कुल पहली बात मैं छोटी सी करेक्शन चाहता हूँ। ये कह रहे हैं इन्हीं स्कूलों के ये जो 13,000 स्कूल हैं, मैं नहीं कर दी थी करेक्शन, एक, और ये सारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, और उसका ये फॉल्स कंपैरिजन कर रहे हैं विद द स्कूल्स जो के सेकेंडरी स्कूल है। रिजल्ट तो सेकेंडरी स्कूल्स का है। हम कब कह रहे हैं कि बच्चों ने पोजीशन ली है, बात करें। एक बात, दूसरी बात ये है कि जो कोर्ट के मैटर्स हैं, बिल्कुल अगर ये कोर्ट में जाते हैं तो हम ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपना वर्जन रखेंगे। सर उससे पहले क्यों नहीं बैठ जाते? किए हैं, किसी एक में इनको स्टे नहीं मिला, और इनको बिठा के हम समझाते भी हैं, ये समझते भी हैं प्राइवेटली, मगर ये जिनका जो पॉलिटिकल एक एजेंडा है उसके तहत फिर ये आगे चलना भी चाहते हैं। प्राइवेटली कब समझे हैं? कब समझे हैं प्राइवेटली? कोई ऐसी मीटिंग जिसमें आप लोगों की बात तय हो गई हो लेकिन बाद में बात बिगड़ गई हो? यही चार दफा ये तशरीफ लाए हैं हमारे पास, और ये सारी प्रोसेस में जाने से पहले ऑनरेबल मिनिस्टर ने तालीमी पंचायत की लाहौर में, दीगर शहरों में, और असातिज़ा को इत्तेमाद में लिया। उस वक्त सारे असातिज़ा ऑन बोर्ड थे। आज भी 99.9% टीचर्स को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ये जो चंद एक पॉलिटिकल यूनियन लीडर्स हैं जो कि जिनकी तादाद 250 भी नहीं है, अब अगर वो 3,60,000 लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे और जबरदस्ती क्लेमेंट बने हुए उनका नुमाइंदा बनने के, तो उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।